नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने मेरे अंकल से एक बार पूछा था कि अंकल, अगर कोई नया आदमी स्टॉक मार्केट में आए तो उसे किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो अंकल ने जवाब देने के बजाय मुझे अगले दिन समुद्र किनारे बुलाया सुबह सुबह और कहा कि तुम वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हें बता दूँगा। तो अगले दिन सुबह पहुँच गया, अंकल भी आ गए। तो सुबह वहाँ पे समुद्र किनारे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो अंकल ने मुझे वहाँ बिठा दिया और कहा, बेटा तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो अंकल वहाँ से चले गए और मैं देखता रहा, लोग आ रहे जा रहे, समुद्र की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा। तो देखता रहा, मैंने उसमें देखने सा क्या था। तो थोड़ी देर में अंकल आ गए। तो अंकल आके मुझे बोले कि बेटा तुमने क्या देखा। मैंने कहा, अंकल मैंने कुछ नहीं देखा, बस लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं, तुमने कितनी तरह की मूवमेंट देखी। मैंने कहा, मूवमेंट मतलब किस लोग कितने तरह की मूवमेंट कर रहे थे। मैंने उनके, कोई दौड़ रहा था, कोई भाग रहा था, ये कितने तरह का था। तो मैंने फिर याद आया मुझे। मैंने कहा, अंकल मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ लोग दौड़ रहे हैं, तेज़ दौड़ रहे हैं, जैसे ये भाई साहब दौड़ रहे हैं। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं और कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं। मोटे तौर पे ये तीन तरह के लोग ही थे। तो अंकल ने कहा, ठीक है, अगर तुमको ये कहा जाए कि तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो बहुत सालों बाद और तुम्हें यहाँ पे एक्सरसाइज करना है, इसी तरह दौड़ना है, तो तुम तीनों में से सबसे पहले क्या करोगे, किस चीज़ से शुरू करोगे। तो मैंने कहा, अंकल सबसे पहले मैं ये बंदे से शुरू करूँगा जो पैदल चल रहा है। फिर बोले उसके बाद ये जो लड़की है, ये जॉगिंग कर रही है, इसकी तरह करूँगा। बोले क्यों, सीधा ये क्यों नहीं करोगे, सीधा दौड़ना क्यों नहीं शुरू करोगे, तेज़ दौड़ना क्यों नहीं करोगे। मैंने कहा, अंकल अगर मैं तेज़ दौड़ूंगा तो बहुत जल्दी थक जाऊंगा, ठीक है ना, और मैं थक जाऊंगा तो फिर कल से मैं एक्सरसाइज करने नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, फिर अगर मैं इसकी तरह दौड़ूंगा तो भी थक जाऊंगा, तो मेरे शरीर में दर्द होने लग जाएगा और मैं आ नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। पहले कुछ दिन पैदल चलना चाहिए, अच्छे से वॉक करना चाहिए ताकि शरीर में एनर्जी बने और मसल्स बने। उसके बाद जॉगिंग पे आना चाहिए और उसके बाद दौड़ लगानी चाहिए। तो अंकल ने कहा, वेरी गुड, तुमने अच्छा सीखा, तो बाकी का जो ज्ञान है वो तुमको घर पे देता हूँ, ठीक है। तो शाम को मेरे घर पे आना, तो मैं तुम्हें वहाँ बताऊँगा कि ट्रेनिंग के क्या तरीका होता है। तो मैं शाम को अंकल के पास गया तो अंकल ने मेरे सामने ये वाला चार्ट रख दिया। तो अंकल ने कहा, सबसे पहले तुमने जो देखा ना कि बंदा पैदल चल रहा है, तो सबसे पहले हम पैदल वाला काम शुरू करेंगे। तो ये है पैदल वाला काम, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि एक स्टॉक में सालों साल बने रहें। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि उन कंपनियों में निवेश के मौके ढूंढना जो या तो लॉन्ग टर्म से हैं या जिनके लॉन्ग टर्म रहने की संभावना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर कंपनियां लॉन्ग टर्म रहेंगी तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है जिन पे तुमको ध्यान देना है। ये कुछ पैरामीटर है, पैरामीटर तो बहुत सारे हैं लेकिन बेसिक पैरामीटर हमारे जो एक्सपीरियंस से ये है। सबसे पहले तुमको बिजनेस की विजिबिलिटी देखनी है। बिजनेस की विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है अंकल। तो अंकल ने बोला, बिजनेस की विजिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है, वो प्रोडक्ट बेच रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है लोगों को, उसकी ग्रोथ की संभावना क्या है, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी, क्या भविष्य में डिमांड होगा, अभी वो कितने बड़े बाज़ार में है, उस प्रोडक्ट का स्केल कितना बड़ा है, यानी भारत के पूरे भारत में प्रोडक्ट की डिमांड है, पूरे विश्व में है। तो इस तरह की प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कंपनी होती है उनमें ग्रोथ की संभावना होती है क्योंकि उनके पास बाज़ार बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद तुमको देखना है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उन्हें देखना है। कंपनी पिछले 5 साल से कितना सेल कर रही है, उसकी सेल बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, उसकी प्रॉफिट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, और उसके खर्चे घट रहे कि नहीं घट रहे। ये 3-4 चीज़ें तुमको देखनी है। उसके बाद तुमको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी लोन ले रही है कि नहीं ले रही है, अगर ले रही है तो क्या चुका रही है या उसके ऊपर लोन बढ़ता ही जा रहा है, और लोन ले रही है तो किस पे खर्च कर रही है, कर्ज चुकाने पे खर्च कर रही है या कंपनी की ग्रोथ पे, नई फैक्ट्री, नई डेवलपमेंट
और नई बिल्डिंग, नई मशीनरी या एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर रही है, ये तुमको जानना है। तो मैंने कहा अंकल ये सब जानने के लिए कहाँ जाऊँगा? तो उन्होंने कहा बताता हूँ, पहले ही पूरी बात तो सुन ले, इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पे तुमको उनकी जानकारी मिलेगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है कि कंपनी के जो मालिक हैं, प्रमोटर हैं, वो इस कंपनी में कितने हिस्सेदारी रखते हैं। अगर उनका हिस्सा 50% के ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रमोटर हो, उनके ग्रुप भी हो सकते हैं, उनका हिस्सा 50% के ऊपर हो या 40% के ऊपर हो कम से कम, तो वो कंपनी मजबूत मानी जा सकती है, क्योंकि प्रमोटर का काफ़ी हिस्सा है उसमें। उसके बाद ये देखिए, इसको देखना तुमने, ये FII यानी फाइनेंशियल जो विदेशी हैं, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी भारत के लोकल बड़ी कंपनियां, बड़े बैंक, LIC, इनका स्टेक कितना है उस कंपनी में। अगर उस कंपनी में इनका स्टेक अच्छा है, लगभग 20% के ऊपर, तो इसको अच्छा मानना। उसके बाद कंपनी का ब्रांड नेम कोई है क्या। बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करती है, तो उनका ब्रांड नेम होता है। तो उनका ब्रांड नेम कैसा है, वो ब्रांड जो चल रहा है वो भारत के हर जगह है या किसी खास क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में। तो ब्रांड नेम से भी फ़र्क पड़ता है, उनकी कस्टमर विजिबिलिटी का, बाज़ार उनका कितना बड़ा है उससे पता चलता है, तो ब्रांड नेम भी देखना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण उनका कंपटीटर देखना, मतलब उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए क्या उसको कंपटीशन है, उसके कंपटीटर हैं। अगर उसके कंपटीटर हैं, कम से कम 3 से 5 कंपटीटर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट की बाज़ार में डिमांड है, उस सर्विसेज की बाज़ार में डिमांड है और उसमें ग्रोथ की संभावना है। क्योंकि जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा उतना बड़ा बाज़ार होने की संभावना है, तो कंपटीटर होना चाहिए। मोनोपोली ज़्यादा समय नहीं रहती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका कोई कंपटीटर नहीं था या कम कंपटीटर थे, वो कंपनी बाद में बंद होगी क्योंकि लोगों में उसकी उन प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो गई। उन्होंने दूसरे ब्रांड या दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी तरह की चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी, उसको त्याग दिया, छोड़ दिया। तो ऐसी कंपनियों में निवेश जोखिम होता है। कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक संभावना हो, स्मॉल कैप और मिड कैप जो कंपनियाँ होती छोटी, उनके अंदर ऐसी कंपनियाँ अगर तुमको मिल जाए जो सभी पैरामीटर में हो, तो वहाँ पर तुम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है कि 5 रुपये का स्टॉक 50 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया, 10 रुपये का स्टॉक 100 रुपये हो गया। तो क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ की संभावना थी, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह सोचना है। उसके बाद जब तुम लॉन्ग टर्म के बारे में सीखने लग जाओगे, बहुत सारी वेबसाइट्स और न्यूज़ खबरें पर बने रहोगे, तो तुम शॉर्ट टर्म के काबिल हो जाओगे। जब तक तुमको लॉन्ग टर्म के बारे नहीं पता होगा, ये सब चीज़ों के बारे में तुम जानकारी नहीं रखोगे, तो तुम शॉर्ट टर्म और इंट्राडे तो कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि यही चीज़ें यहाँ काम आती ना। जब काखा गा नहीं सीखा तो कविता और कहानी कहाँ से सीखोगे, ठीक है ना। अरे हाँ अंकल, बिल्कुल सही कहा। चलो अब आगे बताओ। तो अंकल ने बोला उसके बाद तुमको शॉर्ट टर्म करना है, इंट्राडे नहीं करना, शॉर्ट टर्म करना है। शॉर्ट टर्म कैसे करना है, इसमें निफ्टी और मिड कैप, यानी जो निफ्टी के बड़े स्टॉक है उनमें और मिड कैप के बड़े स्टॉक है उनमें, निफ्टी मिड कैप की जो लिस्ट है वो फिर कभी बताई जाएगी। उसमें क्या देखना है, कौन कौन से स्टॉक में तुमको एंट्री करनी है जिनके ब्रेकआउट हो चुके हो। ब्रेकआउट का मतलब जैसे ये स्टॉक है, ये नीचे नीचे ही भटक रहा था, उसके बाद अचानक यहाँ शूटअप किया, ये ब्रेकआउट, यानी उसने एक लाइन तोड़ दी ऊपर की, ऊपर का जो नेक था तोड़ दिया और यहाँ पे ब्रेकआउट आया और नई दिशा पकड़ ली स्टॉक ने। ऐसे स्टॉक तुमको ढूंढने हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म को कुछ लोग स्विंग ट्रेड भी कहते हैं। उसके बाद बाउंस बैक, बाउंस बैक का मतलब है एक स्टॉक ऊपर जा रहा था, फिर वो नीचे लुढ़क गया, नीचे लुढ़क गया, नीचे लुढ़क गया, और उसके बाद इसमें लुढ़कना बंद कर दिया और अभी ऊपर उठना शुरू हो गया। जैसे एक सोया हुआ आदमी कुंभकर्ण उठता ना, ऐसे ही कुछ स्टॉक उठते हैं सो के, उसको बोलते हैं बाउंस बैक। उसके बाद न्यूज़, न्यूज़ मतलब किसी कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया, कोई बाई बैक लाया है, कोई जैसे कंपनी स्टेक बेच रही है, या गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट है, उस कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसको फ़ायदा होने वाला है, या उस सेक्टर को ही फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं और न्यूज़ के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, उन पे ध्यान दो,
तो वहाँ से आपको न्यूज़ मिलेगी, तो न्यूज़ वाले स्टॉक पे भी तुमको शॉर्ट टर्म का मौका मिलेगा। उसके बाद ये है वॉल्यूम इंक्रीज़। तो बहुत सारे स्टॉक में क्यों न्यूज़ पता नहीं चलता, चुपचाप वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वॉल्यूम के बाहर जो है ना बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनने लग जाते हैं वॉल्यूम में, तो उन पर नज़र रखना, क्योंकि वो स्टॉक में भी कुछ अच्छा होने वाला है और ऊपर जाएगा। उसके बाद इतने सब करने के बाद फिर तुम इंट्राडे के काबिल हो जाओगे। यही शॉर्ट टर्म के पैरामीटर यहाँ काम देते हैं। यहाँ शॉर्ट टर्म मतलब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, और इंट्राडे मतलब एक ही दिन। भाई सुबह लो और दोपहर तक निकल जाओ या शाम तक निकल जाओ, उसके बाद कोई मौका नहीं। इसलिए इंट्राडे में रिस्क भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी है और खर्चे भी कम है। इंट्राडे कैसे करना है? सेम पैरामीटर है मिड कैप और निफ्टी में। निफ्टी के स्टॉक्स में ब्रेकआउट वाले, बाउंस बैक और न्यूज़ और वॉल्यूम इंक्रीज, ये 4 पैरामीटर है। या फिर कोई और होगा तो बताना भैया कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर तुमने सुबह लेना है और दोपहर या शाम तक ख़त्म करना है, अपने स्क्वायर अप करना है, या दोपहर को लिया और शाम तक तुमको इसमें स्क्वायर अप करना है। तो जब तक ये नहीं आता तब तक ये मत करना, और जब तक ये नहीं आता तब तक ये मत करना। ये मेरे अंकल ने क्लियर बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क है। मेरा एक दोस्त है मुंबई में, उसने कहीं ब्रोकर का अकाउंट खुलाया और उसको किसी ने बता दिया कि इंट्राडे में बड़ी कमाई होती है, मैं 5,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, तो हवा में वो भी उठ गया और उसने इंट्राडे शुरू कर दिया। कुछ दिन तो कमाया थोड़ा बहुत, उसके बाद वो उसको लॉस होना शुरू हो गया। वो और पैसा डालता रहा और करता रहा, करते 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 उसने 4 महीने के अंदर 8 लाख रुपये बर्बाद कर दिया। घर भर बिक गया बेचारे का। तो फिर उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार स्टॉक मार्केट के दुश्मन बन गए, स्टॉक मार्केट को गालियां देने लग गए कि ये जुआ है या चोर है या सब है। बिल्कुल नहीं सर, स्टॉक मार्केट बहुत समझदार स्मार्ट लोगों का बिजनेस है। इसको जुआ बना के करोगे तो फंसोगे। हाँ, आप नए हो, आपको फिर भी भाई कुछ ना कुछ करने की जो है उतावला है कि मैं नहीं चुपचाप क्यों बैठे कुछ ना करूँ, तो अगर इंट्राडे का शौक आपको है तो आप एक स्टॉक लो या 2 लो, बस 1-2 लो और देखो, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं तो ना। आपका थोड़ा सा ब्रोकरेज जाएगा 20-30 रुपये, तो सीख तो लोगे। उसी तरह अगर शॉर्ट टर्म करना है तो यहाँ पर 1-2 लेते तो यहाँ 2-3 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, ठीक है ना। और फिर बने रहो। कुछ प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, बेच देना, और जो स्टॉप लॉस है ट्रिगर होगा तो चिंता नहीं, क्योंकि तुम सीख रहे हो, ठीक है ना। सीखते हुए तुम थोड़ा लॉस कमा रहे हो, थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। नज़र यहाँ रखना, ये जो एरिया है ना, ये तुम्हारा प्राइमरी स्कूल है स्टॉक मार्केट का। जब तुम इसमें पारंगत हो जाओगे तो ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इन लोगों के लिए है जिस तरह क्या बोलते हैं, वॉक नहीं करोगे तो जॉगिंग नहीं कर पाओगे, जॉगिंग नहीं कर पाओगे तो दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अंकल की इस शिक्षा से मुझे बड़ा इंसाइट मिला, बड़ा एक इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, अनुभवी लोगों का ज्ञान बड़ा काम आता है। एक्सपर्ट का ज्ञान ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अनुभवी लोगों का ज्ञान बड़ा काम आता है। तो अनुभवी लोगों का ज्ञान जरूर लेते रहना। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और अंकल से हम राय लेते रहेंगे बार बार। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगले वीडियो के इंतज़ार करना। हैप्पी ट्रेडिंग, सुरक्षित रहना। धन्यवाद।